Assalamualaikum. Welcome to MedPrism. Today is our first lecture of pathology chapter hemodynamic disorder, thromboembolic disease and shock. Today we are going to discuss the very first topic of this chapter, that is edema. Today we are going to cover all about edema, their causes, their definition, their types, their clinical consequences, different types of morphology, and all about this टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ये जो हमारे पास चैप्टर है हम लोग इसको रॉबिन से कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू यूएचएस और एएचएस सिलेबस के मुताबिक। जो टॉपिक इसमें मेंशन है हम लोग उसको कवर करने जा रहे हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू दिस चैप्टर। लेट्स कवर एडीमा। व्हाट इज़ एडीमा इन एफ्यूजन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडीमा क्या होता है, एफ्यूजन क्या होती है। एडीमा बेसिकली टिश्यूज़ में ना, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें ना फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। वेसल से जब कोई फ्लूइड लीक आउट हो जाता है तो वो टिश्यूज़ में जाता है। टिश्यूज़ में बेसिकली मेनली जो है वो हमारे पास जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती है ना, ये बिटवीन टू टिश्यूज़ के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इनमें जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है तो इसे हम एडीमा कहते हैं। अगर ये फ्लूइड किसी बॉडी कैविटी में फिल आउट होना स्टार्ट हो गया या एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया तो दैट इज कॉल्ड एफ्यूजन। एडीमा क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू इज कॉल्ड एडीमा और इन अ बॉडी कैविटी दैट इज कॉल्ड एफ्यूजन। बेसिकली जब हमारे पास बॉडी नॉर्मल स्टेट में होती है तो उसमें प्रेशर, डिफरेंट तरह के प्रेशर होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और क्लोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बैलेंस होते हैं। अगर इनका बैलेंस आउट हो गया या इक्विलिब्रियम इनका चेंज हो गया तो इनमें से किसी एक के प्रेशर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास एडीमा हो सकता है। या लिम्फेटिक सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तो हमें एडीमा हो सकता है। नॉर्मल बैलेंस में हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये फ्लूइड को, इसका काम होता है कि इसने जो कैपिलरीज है ना उनमें से फ्लूइड को बाहर निकालना होता है। नॉर्मली फ्लूइड रिटेन रहता है लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वो किसी हद तक फ्लूइड बाहर चला जाता है, कैपिलरी से बाहर चला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड हमारी कैपिलरीज में जमा होना स्टार्ट हो तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो बाहर चला जाता है। तो इसका क्या काम है? पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज। और क्लोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑपोजिट काम करता है। ये क्या करता है कि जो फ्लूइड है ना उसको बैक टू द कैविटी लेके आता है, या ये जो फ्लूइड कैपिलरीज में है इनको मेंटेन करके रखता है कि वो कैपिलरी के अंदर ही रहे। और बेसिकली ये कौन करवाता है? जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, मेनली जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन होती है। ये इस वजह से, क्योंकि एल्ब्यूमिन में कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट कर पाए। सो एल्ब्यूमिन अगर हमारी बॉडी में कम है तो डेट मीन हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो इंक्रीज़ हो गया तो बैलेंस आउट हो गया। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इम्बैलेंस होने की वजह से एडीमा हो जाता है हमें। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, नॉर्मली लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन हमें पता होना चाहिए। इसका फंक्शन होता है कि इसने जो फ्लूइड लीक आउट हो गया है तो इसको वापस ब्लड स्ट्रीम में वापस भेजना होता है। अगर वो लीक आउट वापस नहीं जाएगा तो वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो दैट ऑल्सो लीड टू एडीमा। अच्छा, हम इसके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। फर्स्ट है जिसमें हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। इसकी एग्जांपल में हमारे पास हार्ट फेलियर आ जाता है। हम इसको वन बाय वन आगे जाके डिस्कस करेंगे इनटू डिटेल। हार्ट फेलियर हो गया हमारे पास जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद सेकेंड इसकी कॉज हो सकती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ हो गया। अभी हमने बात की कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है और प्लाज्मा प्रोटीन में भी हमारे पास एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। अब अगर हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन नहीं है या एल्ब्यूमिन बन रही है बट लेकिन वो लीक आउट हो गई है एल्ब्यूमिन, तो ये हमारे पास रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद सोडियम और वाटर रिटेंशन। इसमें क्या होता है? हमारे पास किडनी का काम होता है कि इसने फ़िल्टर आउट करना होता है वाटर को और सोडियम को, लेकिन किडनी अपना काम सही से प्रॉपर नहीं करी तो जो सोडियम है या वाटर है वो लीक आउट हो ही नहीं रहे, तो वो बॉडी में दोबारा से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, तो जिसकी वजह से एडीमा हो सकता है हमें। फोर्थ है हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अभी हम लोगों ने बात की कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कि इसमें जो फ्लूइड लीक आउट हुआ है इसको अगेन द ब्लड स्ट्रीम लेके जाना होता है। लेकिन अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जैसे कोई सर्जरी है या वहाँ पे कोई ट्यूमर बन गया या वहाँ पे कोई फिब्रोसिस बना हुआ है वहाँ पे, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो अपने ब्लड स्ट्रीम में वापस जा ही नहीं पाएगा। तो इन 4 रीज़न की वजह से हमारे पास एडीमा हो सकता है। पहला क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। एग्जाम्पल में इसमें हमारे पास हार्ट फेलियर आ जाता है। थर्ड इसमें हमारे पास है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, बॉडी में प्रोटीन नहीं है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। उसके बाद सोडियम और वाटर रिटेंशन, किडनी फेल हो गई है, वो अपना फंक्शन नहीं कर रही सही से। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है किसी सर्जरी, ट्यूमर, फिब्रोसिस की वजह से, तो वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं करे। अगर ये चारों डिस्टर्ब होंगे तो हमें एडीमा हो जाएगा। ठीक।
नेक्स्ट हम डिटेल से इनके मैकेनिज्म की बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमने बात की कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ किसी भी डिसऑर्डर की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, वीनस रिटर्न जो होगा उस डिसऑर्डर की वजह से, उस डिसऑर्डर की वजह से जो वीनस रिटर्न है हार्ट का वो इम्पेयर हो गया। अब वो डिसऑर्डर कौन सा हो सकता है? वो कोई लोकलाइज डिसऑर्डर भी हो सकता है, वो सिस्टेमिक, या सिस्टेमिक को हम जनरलाइज भी कहते हैं, वो कोई जनरलाइज एडीमा भी या डिसऑर्डर भी हो सकता है हमारे पास। लोकलाइज्ड अगर हम बात करें तो वो ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है, वो मूव नहीं करता, वो डिफरेंट जगह पे नहीं जाता, वो एक ही जगह पे अगर बन गया एडीमा तो वहीं पे रहेगा। जैसे इसकी एग्जांपल में डीवीटी आ जाता है। डीवीटी मतलब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ये बेसिकली लेग की तरफ हमारे पास ना एक थ्रोम्बस बन जाता है, समझ लें ओवर क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉट ज़्यादा बन जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और लेग जो है वो स्वेल हो गया। अब वहाँ पे जब लेग स्वेल हो गई है, अब ब्लड ने वापस जाना था हार्ट के पास, वीनस रिटर्न जा रहा था वापस हार्ट के पास, लेकिन दरमियान में उसको डीवीटी मिल गया। डीवीटी ने थ्रोम्बस बनाया हुआ था वहाँ पे, और वहाँ से ब्लड वापस जा ही नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, ब्लड वहीं पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, या फ्लूइड वहीं पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक हद तक तो होता जाएगा, लेकिन फिर वो पूल आउट हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, वो पूल आउट होना स्टार्ट होगा। तो इर्द गिर्द जो पूलिंग हो गई उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब सिस्टेमिक केस में क्या होता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि हार्ट जो है वो ब्लड, उसके पास जब ब्लड वीनस रिटर्न वापस आता है तो उसको सही तरह से पंप ही नहीं कर पाता। बैकअप जहाँ जहाँ से वो ब्लड आया था, लंग से आ गया, लेग से आ गया, या पोर्टल सिस्टम से आ गया, जहाँ से ब्लड आया था वो वहीं बैकअप वापस चला जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज, ब्लड फ्लूइड इंक्रीज होने की वजह से, ब्लड इंक्रीज होने की वजह से वहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, एक हद तक इंक्रीज़ होगा, लेकिन फिर उसके बाद वो एडिमा की सूरत में चला जाएगा। मतलब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वहाँ पे पुलिंग आउट स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हमारे पास जो वीनस रिटर्न आ रहा था हार्ट की तरफ वो इम्पेयर हो जाता है ड्यू टू लोकलाइज और सिस्टेमिक डिसऑर्डर की वजह से। उसके बाद हम लोग सेकेंड रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं कि ये क्यों होती है। इसकी कॉजेज़ में हमारे पास लो प्लाज्मा प्रोटीन है। लो प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में, तो जो मेन काम करती है ऑस्मोटिक, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है वाई एल्ब्यूमिन, सिर्फ एल्ब्यूमिन क्यों होती है, क्योंकि द मेन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक मेन प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में या वेसल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन फिर अगर एल्ब्यूमिन का लेवल हमारी बॉडी में कम है तो रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा और एडिमा हो जाएगा। हाउ इट हैपन, इसमें दो तरह के केसेस आ सकते हैं, या तो वो बन ही नहीं रही, लीवर फेल हुआ है, सिरोसिस हुई हुई है, वहाँ पे एंड स्टेज सिरोसिस हुई हुई है, या मेल न्यूट्रिशन की वजह से हम जब प्रोटीन ले रहे हैं तो जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें प्रोटीन की कमी है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, या इंक्रीज लॉस हो जाता है। इंक्रीज लॉस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप समझ लें कि नेफ्रॉन में ना होल हो गया किसी भी किस्म का, तो जो उस होल की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन लीक आउट हो जाएगी। अब प्रोटीन लीक आउट हो गया तो बाकी पीछे क्या बच गया, सिर्फ फ्लूइड बच गया। तो फ्लूइड क्या होगा, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो क्या होगा कि वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब तो प्रोटीन है ही नहीं जिसने उसको रिटेन करके रखना था, क्योंकि वो तो लीक आउट हो गई है वहाँ से, हॉल से, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो हॉल बना वहाँ से लीक आउट हो गई है। तो इसकी वजह से क्या होता है, किडनी प्रोटीन को इन द यूरिन निकाल देती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अब विशियस साइकिल चलता है ये, अभी हम आगे जाते हैं, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं सोडियम और वाटर रिटेंशन, देन आपको समझ आ जाएगा कि विशियस साइकिल कैसे। विशियस साइकिल बेसिकली ये होता है कि एक जो डिजीज़ स्टार्ट हुए ना उसके कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो गए, लेकिन वो जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो उस डिजीज़ को और वर्स कर देंगे। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑन हो गया लेकिन वो डिजीज़ कम होने की बजाय मज़ीद ज़्यादा हो रही है। चलिए हम लोग पहले की बात कर लेते हैं कि थर्ड इसके जो कोज है उसकी मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। इसमें क्या होता है कि किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही या परफ्यूज़ नहीं कर रही, किडनी फेल हो गई है हमारे पास किसी भी रीज़न की वजह से। अब किडनी फेल है और ऊपर से अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें CHF की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, आपने बात की कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो ऐसा मतलब हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिसमें हार्ट पंप ही नहीं कर रहा सही से ब्लड को। अब किडनी भी हमारे पास ख़राब है और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो भी हमारे पास प्रॉपर्ली पंप ही नहीं कर रहा। इसका मैकेनिज्म देखें तो हार्ट पुअरली पंप किया, जो ब्लड है वो किडनी के पास जा ही नहीं रहा, इनफ ब्लड पहुँच ही नहीं रहा। अब ब्लड नहीं पहुँच रहा तो किडनी कोई ना कोई तो मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी ना कि चलो हम बॉडी को कंपनसेट करने की कोशिश करो। तो इसमें हम लोग ने पढ़ा होगा रास सिस्टम। रास सिस्टम बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। ये क्या करवाता है, जब हमारी बॉडी में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ये क्या करता है कि हमारी किडनी में से ना सॉल्ट और वाटर को ना रिटेन कर देता है। जितना भी लीक आउट होना होता है या एक बाहर जाना होता है, एलिमिनेट होना होता है, वो उसको नहीं करवाता और वापस बॉडी
बॉडी में मेंटेन करने की कोशिश करता है ताकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाए। अब बेसिकली रास सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसने करवाया रिटेन। अब पहले तो कंपनसेटरी में ब्लड वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो जाएगा, आउटपुट भी इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन अभी हमें पता है कि हार्ट तो हमारे पास तो काम ही नहीं सही से कर रहा, वो तो पहले ही पंपिंग का उसका मसला है। तो पहले तो इम्प्रूव हुआ, लेकिन बाद में वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा। तो जिससे क्या होगा कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बहुत स्काई रॉकेट मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे एडिमा जो है मज़ीद स्वेयर हो जाएगा हमारे पास। अभी आपको ये रास सिस्टम समझ आ गया होगा। अब हम विशेष साइकिल दोबारा से वो देखते हैं क्या है। अब विशेष साइकिल में देखिए कि प्रोटीन हमारे पास कम थी, एडिमा हो गया, एडिमा हुआ तो लो ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि जो ब्लड वॉल्यूम है हमारे पास ब्लड का वो तो सारा टिश्यूज़ में चला गया हमारे पास, वो तो सारा टिश्यूज़ में चला गया, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, किडनी को ब्लड नहीं मिल रहा। किडनी ने अपना रिटेन करने के लिए रास सिस्टम एक्टिवेट किया, स्टोर किया, वापस रिटेन किया सॉल्ट और वाटर को। लेकिन हमें उसको ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी में वाटर की कमी नहीं है, सॉल्ट की कमी नहीं है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी थी। उसको लगा कि वाटर को हम अगर मेनटेन कर लेंगे या रिटेन करके रखेंगे तो मे बी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ तो हो जाएगा, लेकिन मसला वो था ही नहीं हमारे पास मसला बेसिकली स्टार्ट ही प्रोटीन से हुआ था। हमारे पास बॉडी में प्रोटीन, उसको हमें ऐसा मैकेनिज्म ऑन करना चाहिए था कि जिससे प्रोटीन रिटेन रहे, ना कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम। अगर प्रोटीन रिटेन रहती तो ब्लड अपनी जगह पे वापस रहता, फ्लूइड अपनी जगह पे वापस रहता। तो बेसिकली उसने सिस्टम एक्टिवेट तो किया, लेकिन वो सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं था। उसने कंपनसेट तो कर दिया पहले, लेकिन उसके बाद हमें पता है कि हमें प्रोटीन की कमी थी, हमें वाटर की तो कमी नहीं थी। तो क्या होगा, तो यह जो एक्स्ट्रा वाटर था वो और मज़ीद वर्स करेगा और एडिमा मज़ीद वर्स हो जाएगा हमारे पास। पहले क्या हुआ, प्रोटीन कम हुई जिसकी वजह से एडिमा हुआ, एडिमा की वजह से हमारे पास ब्लड वॉल्यूम लो है हमारे पास, तो किडनी ने परफ्यूज़ ही नहीं किया। किडनी ने मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम स्टार्ट किया। एल्डोस्टेरोन को कहा कि जाके वो सॉल्ट और वाटर को ग्लोमेरुलर से फिल्टर होने से बचाए, वहाँ से वापस लेके आए। वहाँ से वापस जब आएगी तो मज़ीद हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होगा उससे हमारे पास एडिमा मज़ीद वर्स हो जाएगा, कम होने के बजाय मज़ीद वर्स हो जाएगा। इससे कहते हैं हम लोग विशेष साइकिल। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग इसके 4 पॉइंट पे चलते हैं। 4 है हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो है उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया हमारे पास, जिसकी वजह से क्या होगा कि लिम्फेडिमा होगा। और जो लिम्फेडिमा होता है, ये जो एडिमा होता है वो रिच इन फ्लूइड होता है, प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है। इसको हम लोग एक्सुडेट भी कहते हैं। आपको 2 टर्म्स का पता होना चाहिए, ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। ट्रांसुडेट हमारे पास ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें प्रोटीन्स की कमी होती है, प्रोटीन इसमें ज़्यादा नहीं होती, प्रोटीन पुअर फ्लूइड भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें प्रोटीन नहीं होती, कुछ जगह पे जो होता है वो ट्रांसुडेट फ्लूइड फिल आउट होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ जगह पे प्रोटीन रिच फ्लूइड जिसको हम लोग एक्सुडेट भी कहते हैं, ये इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हमारे पास जो फ्लूइड फिल होता है ना, एडिमा जिस फ्लूइड से बनता है वो जो फ्लूइड होता है वो प्रोटीन रिच होता है। और इसमें लिम्फेडिमा हो गया, इसकी एग्जांपल में मतलब बात कर लेते हैं। जैसे कोई सर्जरी है, ट्रॉमा हुआ है लिम्फ नोड का, या किसी किस्म का ट्यूमर वहाँ पे बना हुआ है, या फिर प्रोसेस स्कारिंग हुई है वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से, पैरासिटिक फिलेरिसिस होता है, ये इन्फेक्शन पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। इसमें जो हमारे पास होता है ना राउंड वॉर्म, इसकी वजह होती है इस इन्फेक्शन की। इसमें क्या होता है कि हमारे जो लेग्स, आर्म, इसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, इससे पहले ये एक डायग्राम देख लें। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। जो हमने पहले अभी डिटेल में बात की ये ऑलमोस्ट वही है, लेकिन हम इसको एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। हमारे पास हार्ट फेलियर था, ठीक है। हार्ट फेलियर की वजह से क्या हुआ कि रेनिन जो सिस्टम था, रीनल फ्लड का सिस्टम था, सॉरी, जो रीनल ब्लड फ्लो था वो कम है, उसने रेनिन सिस्टम को एक्टिवेट किया। रेनिन सिस्टम ने क्या किया कि रिटेंशन करवा दी सोडियम और वाटर की, सोडियम और वाटर की रिटेंशन कराई। ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से एडिमा हो गया। अब कुछ कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, जैसे डीवीटी की वजह से हो गया इंक्रीज़। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, तो उसकी वजह से भी एडिमा हो जाएगा। ये 2 कॉजेज हो गए। तीसरी कॉज हमने बात की किसी किस्म का मेल न्यूट्रिशन है हमारे पास, हेपेटिक सिंथेसिस इन यूरिन, लीवर हमारे पास प्रोटीन बना ही नहीं रहा, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, जो प्रोटीन हमारे पास बनी हुई है वो होल होने की वजह से वो लीक आउट हो गई। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कम हो गया हमारे पास, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर गिर गया हमारे पास, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा हो गया। इन तीनों केसेस में हमारे पास हार्ट फेलियर है, या तो रीनल काम नहीं करी सही से, या मेल न्यूट्रिशन है, या हेपेटिक सिंथेसिस हमारे पास सही नहीं है, उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। इन सब चीज़ों से क्या होगा, एट द एंड लीड टू एडिमा होगा। आप ये डायग्राम अच्छे से देख लें। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रॉस इंस्पेक्शन में देखें सबक्यूटेनियस ये स्किन के नीचे जो लेयर होती है इसको सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं।
इसमें जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें स्वेलिंग हुई होगी। इसको हम लोग डिपेंडेंट एडिमा भी कहते हैं। अब ग्रेविटी का तो कंसेप्ट सबको होगा। ग्रेविटी में क्या होता है कि ग्रेविटी का काम होता है कि इसने एवरीथिंग को टुवर्ड द अर्थ लेके आना होता है, मतलब मेंटेन करके रखना होता है कि वो अर्थ की तरफ रहें। अब डिपेंडेंट एडिमा भी इसको कनेक्ट करते हैं ग्रेविटी के साथ। इसमें क्या होता है कि अगर पर्सन खड़ा हुआ है तो उसका जो एडिमा होगा ना टूवर्ड ग्रेविटी लेग साइड पे होगा, क्योंकि हमारे हम जब स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो हमारा जो अर्थ के करीब जो हमारे पास हिस्सा होता है हमारी बॉडी का वो लेग्स होती हैं, तो जो एडिमा है वो लेग साइड पे होगा टूवर्ड द ग्रेविटी। लेकिन अगर वही पर्सन एक जगह पे लेट गया है तो अब ग्रेविटी टूवर्ड द अर्थ, हमारे पास ग्रेविटी के साइड पे जो अर्थ के साइड पे जो हमारे पास बॉडी पार्ट होगा वो हमारी बैक साइड, सैक्रम साइड, हिप साइड हमारी होगी। तो ये एडिमा उस साइड पे होना स्टार्ट हो जाएगा टूवर्ड द ग्रेविटी, मतलब जिस साइड पे हमारी पोजीशन है अर्थ की तरफ उस साइड पे हमारे पास एडिमा हो जाएगा। इसको हम लोग डिपेंडेंट एडिमा कहते हैं। अगर हम लोग खड़े हैं तो हमारी लेग साइड पे होगा, अगर हम लोग बैठ गए हैं या फिर लेट गए हैं तो सैक्रम साइड पे हमें एडिमा होगा। सबक्यूटेनियस एडिमा, इसमें स्वेलिंग होगी हमारी स्किन में। उसके बाद पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा क्या होता है कि हमारी बॉडी में या हमारी स्किन साइड पे कोई स्वेलिंग हुई है, उभरी हुई है हमारे पास जगह, तो जब हम लोग उस पर फिंगर से प्रेशर लगाएंगे ना तो कुछ देर के लिए वहाँ पे डिप्रेशन बन जाएगा। अब वो डिप्रेशन, हम लोग उस डिप्रेशन से हम लोग ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हमारे पास एडिमा की कितनी सीवियरिटी है। अब अगर हम लोग इसमें हम लोग पिटिंग एडिमा टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम लोग जब फिंगर से डिप्रेशन या फिंगर से प्रेशर लगाते हैं, वहाँ डिप्रेशन बन गया, अब वो जब डिप्रेशन जितनी देर में नॉर्मल स्टेट में वापस आएगा तो हम उससे सेवेरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो एडिमा वो कितना स्वेयर हो चुका हुआ है। उसके बाद हम लोग पेरी ऑर्बिटल अगर हमें हो गया तो फर्स्ट इंडिकेशन जो हमें ये पेरी ऑर्बिटल देगा वो इसका मतलब ये होगा कि हमारी किडनी काम नहीं कर रही सही से। पेरी ऑर्बिटल मीन हमारे जो आइज़ हैं उसके इर्द गिर्द जो है ना स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो आइज़ के इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत सॉफ्ट लूज टाइप टिश्यूज़ होते हैं। तो जैसे ही रीनल डिजीज़ हुई हमें तो सबसे पहले जो अफेक्ट होगा वो हमारी आई के इर्द गिर्द होगा। वो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी स्वेलिंग, उभरी हुई आँखें होती हैं, इर्द गिर्द आइज़ के इर्द गिर्द स्वेलिंग हुई होती है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनकी जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही। उसके बाद लंग्स की बात कर लेते हैं। लंग्स में हम लोग जब इसका डायसेक्शन करके देखते हैं, इसको काटते हैं, तो हमें ना इसमें फ्रोथी अपीयरेंस नज़र आती है। फ्रोथी मीन्स झाग टाइप अपीयरेंस नज़र आती है, रेड फ्रोथी अपीयरेंस नज़र आती है हमारे पास। फ्रोथी अपीयरेंस क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो फ्रोथी अपीयरेंस क्या होती है, क्योंकि हमारे पास ना लंग्स में, अभी हम लोग आगे क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस में से डिटेल से पढ़ेंगे कि क्यों फ्रोथी अपीयरेंस आती है। बस अभी आप इतना याद रखें कि जब हम लोग इसका डायसेक्शन करेंगे ना तो इसमें फ्रोथी ब्लड अपीयरेंस नज़र आएगी, मतलब थोड़ा रेड रेड होगा और झाग टाइप होगा ये। इसमें क्या होता है कि जब हमें इस केस में जब हमें वॉमिटिंग आती है ना तो इसमें ना हमारी वॉमिटिंग के साथ खून आता है हमें, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका जो लंग्स है उसमें एडिमा हो रहा है या उसमें जो है ना ब्लड फिल होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ब्रेन की बात करें, वैसे तो ब्रेन में एडिमा होना रेयर होता है, लेकिन ब्रेन में अगर एडिमा हो गया तो हमें इंडिकेशन कैसे मिलेगी? इसकी मॉर्फोलॉजी हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे ना स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के साथ साथ नैरो सेल काय हो जाते हैं। सेल काय बेसिकली ग्रूव्स होते हैं, हमारे जो ब्रेन होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ना ग्रूव होते हैं कुछ, तो वो नैरो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो रिच बने होते हैं ना उसे जेराई कहते हैं हम लोग, वो फ्लैटन होना स्टार्ट हो जाते हैं या एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हर्निएशन की तरफ जाते हैं। हर्निएशन अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस में कि इसके, अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करें। सब स्किन में क्या होगा? स्वेलिंग होगी, डिपेंडेंट एडिमा होगा। जिस साइड पे अर्थ ग्रेविटी होगी, हम लोग खड़े होंगे तो अर्थ की तरफ जो हमारा हिस्सा होगा लेग्स, उसमें हमारे पास एडिमा होगा। अगर हम लोग लेटे हुए हैं तो हमारे सेक्टम साइड पे होगा। पिटिंग एडिमा में हम जब फिंगर से प्रेशर लगाते हैं स्किन में, अगर उभरी हुई जगह है, एडिमा बना हुआ है, तो अगर हम लोग वहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो वहाँ डिप्रेशन बन जाता है। उसके बाद पेरी ऑर्बिटल इंडिकेट करता है कि हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है और ये इर्द गिर्द आइज के इर्द गिर्द स्वेलिंग होती है। लंग्स में हमारे पास फ्रोथी, वेट, हैवी अपीयरेंस, ब्लड टाइप, मतलब झाग के साथ ब्लड बना होता है और जब हमें उल्टी आती है तो वो खून की उल्टी आती है हमें। उसके बाद ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, सेल काइन और जेराई जो होते हैं वो फ्लैटन हो जाता है और ये हर्निएशन हो जाती है हमारे पास। माइक्रोस्कोपी में हमें क्लियर और सेपरेट ईसीएम हमें नजर आता है। उसके बाद हम लोग इसके क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस, अब हम इसके क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सबक्यूटेनियस एडिमा हुआ है, हमें पता है कि एडिमा हो गया। अब अगर उस साइड पे किसी साइड पे इंजरी भी हो गई है तो ये क्या करेगा? एडिमा जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। वहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं आना था, फिब्रिन मेशवर्क बनना था, टिश्यू फैक्टर नहीं आना था उस इंजरी को रिपेयर करने के लिए। बेसिकली एडिमा की वजह से क्या होगा? वाउंड हीलिंग जो है ना हमारे पास वो स्लो हो जाएगी। जो इन्फेक्शन वहाँ पर बन रहा है उसको जो रिपेयर करना था, जो फेगोसाइटोस करना था, जैसे मैक्रोफेज यहाँ उसको फेगोसाइटोस करना था, लेकिन दरमियान में एडिमा बना हुआ है तो वो वहाँ पे नहीं आएगा, जिससे बेसिकली क्या होगा कि वो जो टाइम है हीलिंग का वो हमारे पास कम हो जाएगा और इन्फेक्शन क्लियरेंस भी कम होगी, हमारे पास स्लो डाउन हो जाएगी।
पल्मोनरी एडिमा ये एक इमरजेंसी केस होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना जब एल्वोलाई साइड पे हमें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना होता है। ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ में जाती है, देन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रिसीव होती है। लेकिन अगर एल्वोलाई वाली साइड पे अगर हमारे पास फ्लूइड फिल होना स्टार्ट हो गया तो वो तो ऑक्सीजन को वहाँ नहीं आने देगा। वहाँ पे तो ऑक्सीजन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई और जो एक्सचेंज होना था वो तो हो ही नहीं रहा। तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया स्टेट में चला जाएगा हमारा। अब जो जहाँ पे हमारे पास फ्लूइड फिल हो गया तो वो जो इन्वायरमेंट होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि बैक्टीरिया अगर अटैक करेगा तो हमारे पास सेकेंडरी नमूनिया हो जाएगा। सेकेंडरी नमूनिया अगर वहाँ पे प्लूरल एफ्यूजन भी हो गई है, प्लूरल एफ्यूजन भी बात करते हैं हम लोग क्या होता है, लेकिन अगर प्लूरल एफ्यूजन भी हो गया तो ये मज़ीद जो हमारे पास नमूनिया और मज़ीद वर्स होगा, हमें ब्रीथिंग का मसला होगा हमारे पास और डिफरेंट हमें डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है, इसको हाइड्रोथोरैक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरल लेयर होती है जो प्रोटेक्टिव बॉडी कैविटी कह सकते हैं आप। ये कैविटी होती है लंग्स के इर्द गिर्द। अगर एफ्यूजन हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले बात की कि अगर हमारे पास फ्लूइड अगर हमारे पास किसी बॉडी कैविटी में फिल हो गया या एक्यूमुलेट हो गया तो उसको हम लोग एफ्यूजन कहते हैं। तो इस बेसिकली इसमें क्या होता है कि बॉडी कैविटी लंग्स में जो प्लूरल साइड है हमारे पास कैविटी है वहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की। अब वो जो एक्यूमुलेशन होगी वो प्रेशर लगाएगी हमारे पास लंग को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। अब उस प्रेशर की वजह से ऑलरेडी हमारे पास हाइपोक्सिया स्टेट थी तो मज़ीद हाइपोक्सिया स्टेट होगी, वर्स हो जाएगी हमारे पास हाइपोक्सिया। तो मज़ीद हमारे पास जो नमूनिया है वो भी वर्स होगा, सेकेंडरी से वो लीड टू डेथ भी हो सकती है इसमें। उसके बाद ए साइड क्या होता है, एब्डोमेन साइड पे। अब पेरिटोनियल एफ्यूजन क्या है, मतलब हमारे पास एब्डोमेन के इर्द गिर्द जो पेरिटोनियल लेयर है ना वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया फ्लूइड की। अब क्या हो गया कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी, जैसे अब फ्लूइड वहाँ पे जमा हो गया, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। मतलब पेरिटोनाइटिस मीन जो हमारे पास पेरिटोनियल लेयर है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब ब्रेन एडिमा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। हमने पहले बात की कि ये तो पहले रेयर केस होता है जहाँ ब्रेन में होना, लेकिन अगर हो गया तो हार्निएशन हो जाएगी। हार्निएशन क्या होता है कि जो ब्रेन के सब्सटेंस है या ब्रेन का मटीरियल है वो फोरामेन मैग्नम जो होती है वो साइड होती है जो ब्रेन के पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। सिग्नल जो भेजना होता है जो साइड जो होती है वो फोरामेन मैग्नम होती है, इसने ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करना होता है। उसमें क्या होता है कि हर्निएशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ब्रेन सब्सटेंस है ना वो एक्सट्रूड हो जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है फोरामेन मैग्नम से, जिसकी वजह से जो ब्रेन स्टेम है वो कंप्रेस होता है। जो उसका वाइटल फंक्शन होता है, ब्रेन स्टेम का फंक्शन क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेनटेन करके रखना, रेस्पायरेशन में इसका बहुत अच्छा फंक्शन होता है। उसके बाद स्लीप वेक में हार्ट रेट को मेंटेन करके रखना होता है और भी इसके डिफरेंट काम होते हैं। अब ये रेस्पायरेशन इसका मेन काम है, हार्ट रेट इसको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना इसका मेन काम है। अगर हमारे पास हार्निएशन वहाँ पे हो गई है तो ये फंक्शन हमारे पास परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसके बाद क्या होगा कि वेस्कुलर सप्लाई भी हमारे पास इसमें जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। ब्रेन को पहले तो ब्लड जो एडिमा की वजह से जा नहीं रहा था, अब बिल्कुल ही वेस्कुलर सप्लाई हार्निएशन की वजह से बिल्कुल ही वेस्कुलर सप्लाई ख़त्म हो गई है। तो इस केस में क्या होगा कि इंसान की डेथ हो जाएगी क्योंकि ब्रेन में वो कंडीशन जो है मज़ीद वर्स हो गया। तो अब हमें क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस पता चल गए कि सबक्यूटेनियस स्किन में क्या होगा, हमारे पास वाउंड हीलिंग स्लो हो जाएगी। पल्मोनरी एडिमा में इमरजेंसी केस होता है, इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें हमें सेकेंडरी नमूनिया होता है। प्लूरल एफ्यूजन में हमारे पास प्लूरल जो लेयर है उसमें फ्लूइड जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हाइपोक्सिया मज़ीद वर्स होता है। ए साइड में एब्डोमेन साइड पे की पेरिटोनियल लेयर में हमारे पास फ्लूइड फिल हो जाता है जो कि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या तो पेरिटोनाइटिस हो जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद ब्रेन एडिमा में हम ये एक लाइफ थ्रेटनिंग होता है, अगर हम लोग इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि इंसान की डेथ हो जाएगी। ये था हमारे पास एडिमा का ओवरव्यू और थैंक यू। मैं एक दफ़ा आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज के टॉपिक में। सबसे पहले हमने एडिमा की बात की। एडिमा क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है टिश्यूज़ में या स्पेसेस में या बॉडी कैविटी में, तो उसको एफ्यूजन कहते हैं। 3-4 वजह से इसकी होती है। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इम्बैलेंस हो गया, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, सोडियम वाटर की रिटेंशन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है, किडनी फेलियर की वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है हमारे पास, या इसके मैकेनिज्म को हमने डिटेल में पढ़ा कि कौन कौन सी डिजीज़ की वजह से क्या क्या हो सकता है हमारे पास। सोडियम वाटर रिटेंशन में रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो तो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हार्ट ऑलरेडी फेल होता है तो वो पंप मजीद नहीं करता और ब्लॉक वहाँ पे एडिमा हो जाता है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में हमने बात की कि वहाँ पे मेन यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि ये जो एडिमा बनता है ना ये एक्सुडेट एडिमा होता है जिसमें प्रोटीन रिच होती है। ट्रांसुडेट क्या होता है कि जिसमें प्रोटीन की कमी होती है हमारे पास। ये किसी भी वजह से हो सकता है, ट्यूमर, सर्जरी या फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। उसके बाद हमने ये इसका ओवरव्यू देखा, मॉर्फोलॉजी देखी, सबक्यूटेनियस में क्या होता है, पिटिंग एडिमा में क्या होता है, पेरीऑर्बिटल साइड पे हमें पता चल जाता है कि अगर पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग है आइस की तो हमें रीनल डिजीज़ है। लंग के केस में हमारे पास खून की उल्टी आती है, हमें फ्रोथ ब्लड टिंग फ्लूइड, हमें मतलब टिंग का मतलब होता है कलर, ब्लड जैसा कलर या ब्लड आता है हमें फ्लूइड में। उसके बाद ब्रेन की हमने बात की, सल्काई नैरो हो जाते हैं, जेराइफ
फ्लैटन हो जाता है, हर्निएशन हो जाती है हमारे पास। उसके बाद क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस को हमने देखा कि वाउंड हीलिंग कम हो गई है, पल्मोनरी एडिमा में हमारे पास निमोनिया हो गया, प्लूरल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया ए साइड अगर हो गया तो वहाँ पर बैक्टीरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेन एडिमा को हम लोग रिवर्स नहीं करेंगे तो हमारे पास बेसिकली डेथ हो जाएगी। उसके बाद ये था एडिमा का ओवरव्यू। होप सो मैंने आपके ऑल कंसेप्ट क्लियर करती होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।